अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जंग किस जंग को कहा जाता है? और तमाम हिस्टोरियंस का मौक़िफ़ मुत्तफ़िक़ा तौर पर यही है कि ये जंग दुनिया की सबसे बड़ी जंग थी और इस जंग का नाम था जंग-ए-कर्स, जो 1943 में जर्मनी और रशिया के दरमियान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एक अहम बैटल के तौर पर सामने आती है। ये जंग 5 जुलाई 1943 को शुरू हुई और 23 अगस्त 1943 तक ये चलती रहती है, यानी कि तकरीबन 48 डेज़ तक। तो 48 डेज़ में ये दुनिया की सिंगल लार्जेस्ट बैटल के तौर पर समझी जाती है। और इस बैटल को आज की वीडियो के अंदर हम दो हवालों से देखेंगे। पहला हवाला तो ये है कि ये जंग क्यों कर जर्मनी के लिए अल्टीमेट डिफीट का सबसे बुनियादी सबब बनती है। इस जंग के बाद जर्मनी को मुकम्मल तौर पर शिकस्त होना शुरू हो गई थी, जो बिलाखिर बैटल ऑफ बर्लिन अप्रैल मई 1945 में जाकर ख़त्म होती है। और दूसरा एस्पेक्ट जो इस वीडियो का होगा वो ये होगा कि ये जंग क्यों कर दुनिया की सबसे बड़ी जंग कंसिडर की जाती है। तो आइए पहले हिस्से की तरफ। ये जंग जर्मनी और रशिया के दरमियान उन 4 मेन जंगों में से एक जंग है जिन 4 जंगों ने रशिया को मुकम्मल फतह और जर्मनी को मुकम्मल डिफीट से दो चार किया। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जर्मनी ने रशिया के ख़िलाफ़ 1941 में ऑपरेशन बारबरूसा लॉन्च किया था। ऑपरेशन बारबरूसा के अंडर बहुत सी बैटल्स हैं, छोटी बड़ी, लेकिन जो 4 मेन बैटल्स हैं, जंगे मॉस्को, जंगे स्टालिनग्राड, जंगे कुर्स्क और जंगे बर्गेशियन, इन 4 बैटल्स को आप सेकंड वर्ल्ड वॉर का क्रस्क समझ सकते हैं। अगर आप सेकंड वर्ल्ड वॉर को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ सकते, नहीं जान सकते, क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम चाहिए। यूट्यूब पर सैकड़ों से ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं, हज़ारों के करीब किताबें लिखी गई हैं, हज़ारों बल्कि कई लाख आर्टिकल्स लिखे गए हैं। तो आप उनकी एक सिलेक्शन भी कर लें तो यू नीड अ टाइम टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम। लेकिन अगर आप बहुत ब्रीफ टाइम के अंदर सेकंड वर्ल्ड वॉर के मेजर पोर्शन को समझना चाहते हैं तो आप ऑपरेशन बारबरूसा की इन 4 बैटल्स को समझ जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा दूसरी ऐसी बातों की भी समझ आ जाएगी जिसके बारे में आपका मुतालिया कम होगा। वो 4 बैटल्स यही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो आज इन्हीं 4 बैटल्स में से तीसरी इंपॉर्टेंट, जो शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल है, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी जंग भी कंसिडर की जाती है, जिसका नाम है बैटल ऑफ कर्स्क। ये यूक्रेन के अंदर एक फील्ड है, बहुत बड़ा एरिया है, एक शहर है छोटा सा। वहाँ पर रशियन आर्मी और जर्मन आर्मी के दरमियान जंग होती है। यूक्रेन उस वक्त तक, इस जंग के ज़माने तक जर्मनी के कब्ज़े में था। जब ये जंग शुरू होती है जुलाई 1945 में, तो जर्मन फील्ड मार्शल वॉन मैनस्टाइन ने हिटलर को ये कहा कि अब जर्मन आर्मी मुकम्मल फतह हासिल करने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है। अब जर्मन आर्मी की कैपेसिटी वो बिल्कुल नहीं है कि वो जो हमारा एक अर्लीस्ट डॉक्ट्राइन था कि जर्मनी नीड्स अ कंप्लीट विक्ट्री, वो अब नहीं मिल सकती। इसीलिए हमारे लिए जो बेस्ट पॉसिबल रास्ता है, जो काबिल अमल रास्ता है, वो ये है कि हम रशियन आर्मी का इतना नुकसान कर दें कि रशियंस हमारे सामने टेबल पर आकर हमसे पॉलिटिकल नेगोशिएशन करें और एक सीज़ फायर करें, जिसके नतीजे में रशिया भी जो है वो सेफ़ हो जाएगा और अल्टीमेटली जर्मनी भी सेफ़ हो जाएगा। ये मैनस्टाइन की एक लॉजिक थी जो बहुत मजबूत आर्गूमेंट के ऊपर उस्तवार थी। और आर्गूमेंट ये था कि जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जर्मनी अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो कंप्लीट विक्ट्री हासिल कर सके। तो अगर हम इसी स्टैंड ऑफ पर बरकरार रहते हैं कि हमको कंप्लीट विक्ट्री हासिल करने के लिए रशिया को मैक्सिमम डैमेज करना है, रशिया को मुकम्मल तौर पे एनाइलेट करना है, रशियन आर्मी को मुकम्मल तौर पे डिसइंटीग्रेट करना है, तो रिमेंबर वन थिंग, इट इज़ इम्पॉसिबल। क्योंकि जो ये वॉर है ये अब इंडस्ट्रियल जोन के अंदर एंटर हो चुकी है। इंडस्ट्रियल जोन का मतलब अमूमी मानों में नहीं लिया जाना चाहिए। इंडस्ट्रियल जोन का मतलब ये होता है कि इस जंग के अंदर जो हैवी मशीनरी, जो टैंक्स, जीप्स, आर्टिलरी यूटिलाइज हो रही है, वो इंडस्ट्रियल मैस प्रोडक्शन की फॉर्म में हमारे सामने आ रही है। और जर्मनी अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो वॉर मशीनरी की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर पाए। इसके बरक्स रशिया जो है उसकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी जर्मनी से 11 से 12 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर जर्मनी 3 महीने के अरसे में 350 टैंक्स लेकर आ रहा है, तो इसी दौरान रशिया जो है वो 3800 टैंक्स जो है वो बैटल फ्रंट पर लेकर आने की पोजीशन में है, जो कि वो लेकर भी आया। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये 11 टाइम्स का डिफरेंस जो है, ये मैनस्टाइन को ऑल फील्ड नज़र आ रहा था। फील्ड मार्शल मैनस्टाइन वाज द ओनली पर्सन एट दैट टाइम अमंग जर्मन जनरल्स
जो बार बार हिटलर को ये बता रहे थे कि अब हम मुकम्मल फ़तह हासिल नहीं कर सकते, अब हम सिक्योर पैसेज लेकर जंग से पीछे हट सकते हैं इन अ वेरी गुड वे, ताकि जर्मनी का ज़्यादा नुकसान ना हो। लेकिन हिटलर ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ पर जब बैटल शुरू होती है, जर्मन फोर्सेस जो हैं वो यूक्रेन में कर्स्क के मैदान पर एक साइड पर मौजूद हैं और रशियन आर्मी जो है वो मई के महीने में यहाँ पर आ जाती है। मई के महीने में दोनों फोर्सेस, ख़ास तौर पर जर्मन फोर्स जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी पोजीशन ले चुकी है और वो किसी भी वक्त, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मई के महीने में जर्मन आर्मी मुकम्मल तौर पर इस पोजीशन में है कि वो रशियंस के ऊपर अटैक करे। अब जर्मनी ने किया क्या था, जर्मनी ने यहाँ पर एक बल्ज बनाया था। बल्ज कहते हैं कि 3 साइडों से जर्मनी, एक एरिया है जिसका नाम कर्स्क है, उसको 3 साइडों से, नॉर्थ साइड से, साउथ साइड से और वेस्टर्न साइड से जर्मन आर्मी ने कवर किया हुआ है, जबकि जो ईस्टर्न साइड है वो उन्होंने खुला छोड़ दिया था। और ये ईस्टर्न साइड का जो डिस्टेंस बनता है ये तकरीबन 250 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। अब रशियन आर्मी आहिस्ता आहिस्ता इस बल्ज के अंदर, इस ओपन रास्ते के अंदर आना शुरू कर देती है। ये एक मिलिट्री ट्रैप था, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जर्मनी जो है, जर्मन आर्मी ब्लिट्जक्रीग की स्ट्रेटजी के मुताबिक वॉरफेयर किया करती थी और यही उनकी अब तक की तमाम कामयाबियों की वन ऑफ द मेन रीजंस थी। तो जर्मन यहाँ पर भी ब्लिट्जक्रीग को किसी दूसरी फॉर्म में डिप्लॉय करना चाहते थे, इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। बल्ज बना दिया उन्होंने, ईस्टर्न साइड से रशियन आर्मी अंदर एंटर होना शुरू हो जाती है। ये बात है अप्रैल के महीने के आखिर तक की। अब मई के महीना शुरू होता है, तो मई के महीने के शुरू में दोनों आर्मीज एक दूसरे के सामने स्टैंड ऑफ की पोजीशन में मौजूद हैं। जर्मन्स जो हैं वो इस पोजीशन में हैं कि वो किसी भी टाइम पर वॉर कर सकते हैं। लेकिन ऑन द साइड ऑफ जर्मनी 2 थिंग्स हैपन्स, 2 बातें ऐसी होती हैं जो अल्टीमेटली जर्मनी की इस जंग के अंदर ऐन मुमकिन फतह को शिकस्त के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। मानस्टाइन वॉज कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट कि हम इस जंग के अंदर फतह हासिल करेंगे, और फतह हासिल करने का मतलब भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ। वो फतह होगी कैलकुलेटेड, कंप्लीट विक्ट्री नहीं होगी। कैलकुलेटेड विक्ट्री का मतलब होता है कि रशियंस को आप लोग टेबल के ऊपर ले आएंगे पॉलिटिकल नेगोशिएशंस के लिए। ये जर्मनी की असल पॉसिबल विक्ट्री हो सकती है। लेकिन 2 बातें ऐसी हुई जिनकी वजह से जर्मनी की पॉसिबल फतह, पॉसिबल शिकस्त के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। पहली बात, जर्मनी का हुक्मरान हिटलर जो है वो ये फैसला करता है कि अभी हमला नहीं किया जाएगा। जर्मनी के जो टैंक्स हैं टाइगर, उनका एक लेटेस्ट वर्जन फैक्ट्रीज प्रिपेयर कर रही हैं और वो जुलाई के महीने से पहले, जून के महीने के आखिर में जर्मन आर्मी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। लिहाजा 1.5 से पौने 2 महीने टाइगर टैंक के नए वर्जन के इंतज़ार की वजह से गुजारे गए। और दूसरी वजह ये थी कि इसी दौरान अप्रैल के महीने के आखिर में सिसली के अंदर एक्सिस पावर्स को शिकस्त होना शुरू होती है। वहाँ पे अलाइड फोर्सेस अटैक कर देती हैं, बगावत हो जाती है। सिसली में नाजी सपोर्टेड गवर्नमेंट होती है। तो हिटलर अपनी इस आर्मी ग्रुप सेंटर, ये जो जर्मन आर्मी है जो कर्स्क में फाइट कर रही है, इसका नाम है आर्मी ग्रुप सेंटर, इसके कुछ डिविजन्स वो सिसली में भेज देते हैं और वेट करते हैं कि जब वो डिविजन्स वहाँ पर जाने के बाद दोबारा वापस लौटेंगे तब हम जंग करेंगे। ये 2 फैक्टर्स जो हैं ये जर्मनी को शिकस्त दिला देते हैं। कैसे? वो ऐसे कि मई के महीने में इस बल्ज के अंदर जब रशियन फोर्सेस आ जाती हैं तो उनको पता होता है कि ये ट्रैप है। रशियंस इतने बेवकूफ़ नहीं थे कि जर्मन्स ने बल्ज बनाया कि वो ट्रैप करेंगे रशियंस को, और रशियंस बड़े बेवकूफ़ थे कि अंदर आ गए। ऐसा बिल्कुल नहीं था। रशियंस को पता था ये ट्रैप है। रशियंस फाइट करना चाह रहे थे, अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे थे। जब उन्होंने देखा कि 2 महीने का टाइम मिल गया तो इन 2 महीनों के अंदर रशियंस ने भी 2 काम किए। इन 2 महीनों में जर्मनी की साइड पे 2 गलतियां हुई और रशियंस की साइड पे 2 बेनिफिशियल काम हो गए। 2 बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस मूव होती हैं। पहली एडवांटेजियस मूव ये होती है कि जर्मनी भी अपना जो T-34, उनका जो लेटेस्ट वर्जन है उनके टैंक्स का, वो बहुत बड़ी तादाद में, जर्मन से 10 टाइम बड़ी तादाद में प्रोड्यूस करके कर्स्क के बैटलफील्ड के फ्रंट पर ले आते हैं। पहली बात। और दूसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो बल्ज है तो 250 किलोमीटर लंबा है। इस 250 किलोमीटर लंबे बल्ज में रशियन आर्मी, रशियन गवर्नमेंट, स्टालिन, सिविलियंस की मदद से तकरीबन 2.5 लाख सिविलियंस को लगाया गया। उन्होंने यहाँ पे 8 डिफेंस लाइन्स बनाई, 8 डिफेंस लाइन्स, तकरीबन कोई 4000 किलोमीटर लंबी डिफेंस लाइंस बनती हैं। अगर इस 250 किलोमीटर लंबे या 300 पौने 300 किलोमीटर लंबे बल्ज के अंदर आप 8-9 लेयर्स ऑफ डिफेंस बनाते हैं, ट्रेंचेस बनाते हैं, खंदकें बनाते हैं,
रुकावटें खड़ी करते हैं, तो वो तकरीबन 3,500 से 4,000 किलोमीटर लंबी हर्डल्स, फेंसेस, डिफेंस लाइंस बनती हैं। जर्मनी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था। हिटलर को जब ये बताया गया कि उन्होंने तो इतना सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट कर लिया है अपना डिफेंस 8 लेयर्स का, तो हिटलर ने कहा कि नो प्रॉब्लम, हमारा जो नया वर्जन है टैंक का, ये दुनिया का बेस्ट टैंक है। हिटलर की बात बिल्कुल ठीक थी एज फार एज द इंफॉर्मेशन इज कंसर्न। टाइगर टैंक जो था उस जमाने का, दुनिया में उससे अच्छा टैंक मौजूद नहीं था। और हिटलर ने कहा कि ये टैंक्स इन तमाम 8 लेयर्स ऑफ डिफेंस को रोंदता हुआ आगे चला जाएगा और रशियन डिफेंस को ब्रेक करके रशियन आर्मी को इनसर्कल हम कर लेंगे और रशियंस को सरेंडर करने पर मजबूर कर देंगे। ये 2 बातें जो जर्मनी की साइड से हुई और वो 2 बातें जो रशिया की साइड से हुई मैंने आपको बताई। अब होता क्या है, जर्मन की जो आर्मी स्ट्रेटेजी है ब्लिट्जक्रीग, उसके अंदर बहुत से एलिमेंट्स हैं। उसमें एक एलिमेंट है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के अटैक किस वक्त होगा ये जर्मन आर्मी किसी को भी कानों कान भनक नहीं लगने देती। लेकिन जर्मन आर्मी को, जर्मन स्टेट को इस बात का नहीं पता कि ब्रिटिश सीक्रेट एजेंसी उनकी जो कोड वाली मशीन है एनिग्मा, जिसके जरिए वो अपनी तमाम सीक्रेट कम्युनिकेशन करते हैं कोडेड फॉर्म के अंदर, इनकोडेड फॉर्म के अंदर, उनको डी कोड कर चुकी है। तो एग्जैक्टली उनको पता था कि जर्मन कम्युनिकेशन के मुताबिक ब्रिटिश सीक्रेट एजेंसी को पता था कि जर्मनी किस दिन किस टाइम पे इस बल्ज के अंदर रशियन आर्मी के ऊपर अटैक करेगा और उनको इस बल्ज के अंदर इंसर्कल करने की कोशिश करेगा। ये इंफॉर्मेशन रशियन तक पहुंच चुकी थी। अब रशियंस ने इस मौके पर रशियन का जो सबसे बड़ा कमांडर था मार्शल ज़ुकॉफ, जिसने बर्लिन की फतह भी हासिल की 1945 में, जिसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो स्टालिन ने उसे कहा कि आप लोग अटैक करें। ज़ुकॉफ ने कहा कि हम अटैक नहीं करेंगे, अटैक हम वो करेंगे, हम डिफेंस करेंगे, लेकिन जिस दिन उनका अग्रेशन आएगा, जिस दिन वो ऑफेंस करेंगे जर्मन्स, जिस टाइम पे करेंगे, एंड उस टाइम पे हम उनका एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ब्रेक करने के लिए एक छोटी सी आर्टिलरी एक्सरसाइज कर देंगे उनके मोर्चों के ऊपर, ताकि उनका एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खत्म हो जाए। अटैक तो उन्होंने करना ही करना है, ऑफेंस तो वो करेंगे ही करेंगे, ऑफेंस जर्मन्स करेंगे ही करें, अटैक जर्मन ने करना ही करना है, लेकिन उनका जो अपने तौर पर जो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज का जो उनके पास एक एडवांटेज था वो ब्रेक हो जाएगा। अटैक हम ब्रेक नहीं करेंगे, उनका एडवांटेज ब्रेक कर देंगे, अटैक वो करेंगे, हम उनको फिर बाद में अपने ऑफेंस सिस्टम से और अपनी काउंटर स्ट्रैटेजी से डील कर लेंगे। तो 5 जुलाई को ये अटैक होता है जर्मनी की जानिब से। जिस टाइम पर अटैक होना होता है एंड उस अटैक से 20 मिनट पहले रशियन आर्टिलरी जर्मन फोर्सेस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। आर्टिलरी उसके तोपखाने से बमबारी शुरू कर दी जाती है। जर्मन्स जो होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। यही हैरानी उनका एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ब्रेक कर देती है। जंग तो शुरू हो जाती है, जर्मनी फुल फ्लेज अटैक कर देता है, लेकिन रशियंस ने उनका एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एग्जीक्यूट होने से पहले ही ब्रेक कर दिया था। उसके बाद क्या होता है कि बल्ज के अंदर जर्मन आर्मी की सबसे बड़ी जो सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी पॉसिबल थी वो ये थी कि वो बल्ज को कंप्लीट करेंगे। एक साइड साउथ साइड से एक जर्मन आर्मी निकलेगी, नॉर्थ से निकलेगी, दरमियान में रशियंस होंगे, वो उनको यूं करके आपस में दोनों आर्मीज मिलेंगी, इंसर्कलमेंट कंप्लीट हो जाएगी। रशियन आर्मी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, उनकी रसद, उनकी सप्लाई, हर चीज ब्रेक हो जाएगी और यही वो सिचुएशन होगी जो जर्मन आर्मी की फेवर में जाएगी। लेकिन वो जो 2 महीने जर्मनी के हिटलर ने लेट करवाया नए टाइगर टैंक्स के इंतजार में, उन 2 महीनों में उन्होंने 8 लेयर्स ऑफ डिफेंसेस बना दी थी और पूरे के पूरे बैटल फ्रंट पे नहीं बनाई, पूरे के पूरे बैटल फ्रंट पर भी बनाई, मगर वो जो 2 साउथ और नॉर्थ के एरियाज थे बल्ज के, जहां से जर्मन आर्मीज ने निकल के मिलना था आपस में, तो इन 8 डिफेंस लाइंस ने जर्मन आर्मी को ना ऊपर से निकलने दिया ना नीचे से निकलने दिया। ये रशियन आर्मी की सबसे बड़ी सक्सेस थी। अच्छा, अब आ जाइए इसके दूसरे हिस्से की जानिब कि इस जंग को दुनिया की सबसे बड़ी जंग क्यों कहा जाता है। इस जंग को दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग भी कहा जाता है और इस जंग को दुनिया की सबसे बड़ी ओवरऑल जंग भी कहा जाता है। दोनों थीम्स के साथ ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तमाम हिस्टोरियंस इस बात पर इत्तेफाक राय करते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री की जो वॉर हिस्ट्री का पीरियड है, जो तकरीबन 3200 साल पुराना है, अब से 3200 साल पहले 1200 बिफोर द क्राइस्ट एरा में दुनिया की पहली जंग जो है वो रिकॉर्ड होती है बाबुल के इलाके में।
अशेरिया और बाबुल की जो सिविलाइजेशन है वहाँ पर। तो 3200 साल के टाइम पीरियड में इतना बड़ी टाइम पीरियड बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये एक थीम को समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। ये जो वॉरफेयर है डेफिनेटली एक मॉडर्न पीरियड की बैटल है, तो उस मॉडर्न पीरियड की ब्रैकेट बना लें, मिडीवल पीरियड को शामिल करें और 3200 साल पहले तक का जो एंशियंट पीरियड की बाउंड्रीज को छूने वाला ये टाइम ब्रैकेट बनता है, वहाँ से लेकर अब तक आ जाइए। तो हर एक ब्रैकेट के अंदर कर्स्क की वॉर जो है, कर्स्क की बैटल, एक्चुअली नॉट वॉर, ये दुनिया की सबसे बड़ी बैटल भी है और दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की बैटल भी है। इसके अंदर तकरीबन 23 लाख फौजियों ने शिरकत की थी। 23 लाख फौजी अब तक दुनिया में कभी एक जंग की किसी एक सिंगल बैटल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सके। इसमें 16 लाख से ज्यादा जो थे वो रशियन फौजी थे, बाज़ जगह पर लिखा हुआ है कि 18 लाख थे, 16 से 18 लाख रशियंस थे और 6 से 8 लाख जर्मन थे। और इस जंग में जो हलाकतें हुई हैं उनकी तादाद बनती है तकरीबन 10 और 11 लाख के दरमियान। इसमें से 8 लाख से कुछ ऊपर 8.5 लाख के करीब रशियन फौजी और सिविलियंस मारे जाते हैं, जबकि जो जर्मन्स मारे जाते हैं उनकी तादाद तो बहुत कम है, को 1.5 से 1.25 लाख। एक जगह पर मैंने 1,65,000 की फिगर भी पढ़ी है, तो आप 1,65,000 की फिगर को समझ लीजिए, इतने जर्मन मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जर्मन्स कम मारे गए हैं, रशियन ज्यादा मारे गए हैं, लेकिन इसमें फतह रशियन ही की होती है। और जो आर्मर का लॉस हुआ है, टैंक्स का, बख्तरबंद गाड़ियों का, जीप्स का, वो तकरीबन 6500 के करीब टैंक्स, गाड़ियां तबाह होती हैं, जिसमें से जो रशिया के T-34 टैंक्स हैं, जो क्वालिटी के अंदर टाइगर टैंक्स के मुकाबले पर बहुत पुअर थे, लेकिन चूंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी लिहाजा वो उन्होंने ओवरकम कर लिया टाइगर टैंक को। टाइगर टैंक बैटलफील्ड के अंदर उनकी तादाद 900 के करीब थी, जबकि जो T-34 टैंक्स थे उनकी तादाद जो थी वो तकरीबन 42, एक जगह पर 4200 लिखा हुआ है और एक और जगह पर तकरीबन कोई 4800 लिखा हुआ है इन बैटल। और 4000 से 5000 के दरमियान तैयारे इस्तेमाल किए गए, जिसमें से जर्मन की जो आर्मी थी लुफ्ताफ्वा, जिसमें जर्मन एयरफोर्स के तकरीबन 800 तैयारे तबाह हुए, जबकि रशियंस के तकरीबन 1100 से ज्यादा तैयारे तबाह हुए। हम इस जंग के एक बहुत ही मुख्तसर से नतीजे की जानिब आते हैं। वही मुख्तसर सा नतीजा जर्मनी की मुकम्मल शिकस्त का बायस बनता है। वो क्या है? जर्मनी का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन रशिया का नुकसान तो जर्मनी से 3 गुना ज्यादा हुआ, 3 से 4 गुना ज़्यादा हुआ। आज उनके जो फौजी मारे जाते हैं, उनके जो टैंक्स तबाह होते हैं, उनके जो बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह होती हैं, उनके जो जीप्स और आर्मर के दूसरे जो यूनिट्स होते हैं वो जितने तबाह होते हैं वो जर्मनी से 3 से 4 गुना ज़्यादा है। लेकिन होता क्या है कि जर्मनी का जो आर्मर है, जर्मनी के जो टैंक्स हैं और उनकी जो आर्टिलरी है, वो इतनी ज़्यादा तबाह हो जाती है रशियन से कम होने के बावजूद कि वो दोबारा रिकवर नहीं कर पाते। रिकवर क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इसी पीरियड के अंदर 1943 के आसपास बरतानिया और अमेरिका जर्मनी के उस तमाम इंडस्ट्रियल हब के ऊपर इतनी ज्यादा एरियल बॉम्बिंग करते हैं कि उनकी वो जो आर्मामेंट बनाने वाली फैक्ट्रीज थी या तो वो तबाह हो गई, या उनकी सप्लाई लाइंस तबाह हो गई, या फिर उनको जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए जर्मनी के बाहर यूक्रेन से जो चीजें आती थी, इसके अलावा बेलोरशिया से बहुत से जो थे वो मेटल्स आया करते थे, आयरन ओर आती थी, उन सब की सप्लाई लाइन्स ब्रेक हो चुकी थी। तो जर्मनी जो था वो इस कैपेसिटी में नहीं था कर्स्क की बैटल की डिफीट के बाद कि वो अपने इंडस्ट्रियल सेटअप को दोबारा से एक्टिव करे और दोबारा से अपने आर्मर को डेवलप करे। और इसके बरक्स रशिया जो था वो इस पोजीशन में था कि वो अपने तमाम लॉसेस को ओवरकम करते हुए पहले से कहीं ज्यादा 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 25 टाइम्स अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा सकता था। जब हम इस वॉर टाइम की बात करते हैं, जब हम इस वॉर टाइम की दौरानिए में इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है वॉरफेयर का इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट, टैंक्स, तोपें, गोले, बॉम्ब, शेल्स, एरोप्लेन्स, इस किस्म की चीजें। तो ये वो फर्क था जो जर्मनी को 1943 से लेकर 1945 तक, बर्लिन तक मुसलसल कॉन्टिन्यूस रिट्रीट की तरफ लेकर चलता है। कॉन्टिन्यूस रिट्रीट जर्मनी की शुरू हो जाती है, जो जर्मनी की अल्टीमेट शिकस्त पर खत्म होती है, क्योंकि इंडस्ट्री जर्मनी की इन 2 सालों के अंदर इस कैपेसिटी में बिल्कुल नहीं है कि वो नए एरोप्लेन्स, नए टैंक्स प्रोवाइड कर सके। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और अपने क्रिटिकल कमेंट्स ज़रूर पेश किया करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।